सपोज करते हैं 2 डायमेंशनल मतलब जहां एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी होगा, इसलिए इसको बोल रहे हैं इलास्टिक कोलिजन इन ए प्लेन। किसी 2 डायमेंशनल रीजन में इलास्टिक कोलिजन। सपोज करो कि ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, इसका मास है m1, मूव कर रहा है, इसके आगे एक और ऑब्जेक्ट जा रहा है कोई, उसी लाइन पे, ऑन सेम लाइन। ठीक है, इनिशियली मतलब दोनों अलोंग एक्स एक्सिस ही मूव कर रहे हैं। ये आ गई हमारी एक्सिस ऑफ रेफरेंस। इस पहले वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे वाले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, एक की u1 ले लो, एक की u2 ले लो। इसने इसको कोलाइड किया और कोलिजन के बाद सिचुएशन ऐसी हुई कि जो m1 है, इसको m1 बोल देते हैं बेटा, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है। m1 m2 से ही हम इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये जो m1 है मतलब जिसका मास m1 है वो इधर चला गया और जिसका मास m2 है वो इधर आ गया। सो इस तरीके से हिट किया कि m1 इधर जाने लगा, m2 इधर जाने लगा। m1 की जो वेलोसिटी है उसको हम पहले भी v1 बोलते थे, अभी भी v1 बोलते हैं। m2 की जो वेलोसिटी है उसको हम v2 ही बोल रहे हैं, पहले भी और बाद में भी। दिस इज m2, दिस इज m1। ठीक है, बट पहले वाले केस से डिफरेंस क्या है अभी कि ये जो m1 है ये एक डायरेक्शन में और m2 जो है वो किसी दूसरे डायरेक्शन में चला गया। और बेटा उन्हीं डायरेक्शंस को हम इंडिकेट कर लेते हैं, उन्हीं डायरेक्शन को हम इंडिकेट कर लेते हैं कैसे, θ1 θ2 से। ये θ1 और ये θ2। ठीक है, तो हम v1 v2 की बात करेंगे, θ1 θ2 की बात करेंगे। मतलब यहाँ हमारे पास अब 4 वेरिएबल्स हो गए। जो 1 डायमेंशनल कोलिजन था उसमें हमारे पास 2 ही वेरिएबल्स थे। कौन कौन से, v1 और v2। यहाँ हमारे पास v1 v2 के अलावा θ1 और θ2 है। सो वी जस्ट डिफरेंशिएट हेयर ये बोल के कि लेफ्ट साइड वाले जो सिचुएशन है दैट इज बिफोर कोलिजन, और राइट वाली जो सिचुएशन है दैट इज आफ्टर कोलिजन। अगर बेटा हम बात करें काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन की, सिंस ये इलास्टिक कोलिजन है तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व रहेगी। इफ वी टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन, तो इसका मतलब होता है टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन दैट इज 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 स्क्वायर is equal to total kinetic energy after collision 1/2 m2 v2 स्क्वायर। ठीक है, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद बेटा अगर हम मोमेंटम की बात करें, देखो मोमेंटम तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनिशियली दोनों बॉडीज अलोंग एक्स एक्सिस ही मूव कर रही थी, इसलिए मोमेंटम कंजर्वेशन की जब हम बात करेंगे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों लेंगे। When we talk about the momentum conservation, total momentum along x-axis, total initial momentum, पहले along x-axis बात करते हैं, along
m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। देखो बेटा, ये जो ऑब्जेक्ट है जिसकी वेलोसिटी v1 है, इसका इधर की तरफ जो कंपोनेंट होगा, टेकिंग दिस एज θ1, ध्यान से देखना डायग्राम, ये θ1 है, ये θ2, ये भी θ1 होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंड सिमिलरली दूसरा वाला देखो, अगर ये θ2 है तो ये भी θ2 है, एंड दिस एंगल इज आल्सो, ये एंगल आपके पास θ2 आ गया, ये v2 है, ये θ2, देखो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। इसलिए जब हम कंपोनेंट्स की बात करेंगे, जब हम इन वेलोसिटीज को रिजॉल्व करेंगे, तो इसके भी दो कंपोनेंट्स और इसके भी दो कंपोनेंट्स। v1 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, हॉरिजॉन्टल वो होता है जहां आपका एंगल बन रहा है, दैट विल बी v1 cos थीटा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, दैट विल बी v1 sin θ1। v2 है, यहाँ थीटा एंगल बन रहा है, दिस विल बी v2 cos θ2, दिस विल बी v2 sin θ2। कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं। टोटल इनिशियल मोमेंटम along x axis, टोटल फाइनल मोमेंटम along x axis, m2 v2 cos θ2, दिस इज से इक्वेशन नंबर 2। चलो आप यही वाली इक्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन की जो इक्वेशन है, राइट दिस इक्वेशन along y axis आल्सो एंड लेट मी नो आपका क्या इक्वेशन आया। राइट इट बेटा, इनिशियली ये भी x एक्सिस की तरफ जा रहा है, ये भी x एक्सिस की तरफ जा रहा है, इसलिए इनिशियल मोमेंटम along y एक्सिस तो होगा ही नहीं। सो इनिशियल मोमेंटम along y एक्सिस इज इक्वल टू 0, इट इज इक्वल टू, ये ऊपर की तरफ है v1 sin θ1, मास है m1, सो इट विल बी m1 v1 sin θ1 प्लस, ये नीचे है बेटा, मोमेंटम वेक्टर है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है ना, माइनस m2 v2 sin θ2। बेटा ध्यान से देखो, जो कॉस कंपोनेंट्स थे वो सेम डायरेक्शन में थे, दोनों इधर है, लेकिन साइन कंपोनेंट एक ऊपर है और एक नीचे है, तो इसलिए आपके पास जो इक्वेशन नंबर 3 बनेगी वो ये बनेगी, m1 v1 sin θ1 माइनस m2 v2 sin θ2 equals to 0। This is equation number 3। ठीक है, अब देखिए, हमने जब वन डायमेंशनल कोलिजन पढ़ा था, उसमें क्या था, उसमें हमारे पास दो ही वेरिएबल्स थे, v1 और v2, लेकिन अभी जो हमारे पास ये टू डायमेंशनल कोलिजन है, इसमें 4 वेरिएबल्स हैं, θ1 θ2 भी आ गए। तो वहां पर हमारे पास दो वेरिएबल्स थे, दो इक्वेशंस थी। यहाँ पर बेटा हमारे पास वेरिएबल्स 4 हैं लेकिन इक्वेशंस 3 हैं, इसलिए इससे आगे नहीं कर सकते, सिंस वी हैव 4 अननोन वेरिएबल्स। कौन कौन सी? v1 v2 θ1 and θ2, but only 3 equations, so we cannot have a general solution for the unknown variables। जैसे आपको याद होगा, हमने पहले वाले केस में v1 और v2 के लिए फॉर्मूला डिराइव किया था, यहाँ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास यहाँ वेरिएबल्स ज्यादा हैं, इक्वेशंस कम हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ कि इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। जैसे मैं इक्वेशन लिखूं 2x + 3y = 9 और आपको ये बोलूं कि बताओ
एक्स और वाई की वैल्यूज कितनी होगी, तो हम नहीं फाइंड कर सकते। क्यों नहीं फाइंड कर सकते? क्योंकि हमारे पास वेरिएबल्स दो हैं, इक्वेशन एक ही है। दो वेरिएबल्स एक इक्वेशन, वी कैन नॉट हैव अ सॉल्यूशन। सो इंस्टेड अगर आपके पास ये होता 3y इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 3, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस होने चाहिए। दैट इज व्हाई वी स्टॉप हियर एंड जस्ट राइट कि कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। लेकिन अगर इन तीन अननोन वेरिएबल्स में से कोई एक वेरिएबल गिवन हो, जैसे v1 थीटा 1, v2 थीटा 2, इनमें से कोई एक वेरिएबल अगर गिवन होगा तो हम दूसरे वेरिएबल्स के लिए भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इन दैट केस क्या होगा, हमारे पास 3 वेरिएबल्स एंड 3 इक्वेशंस। बट एज फॉर एज दिस सिचुएशन इज कंसर्न, हम एक जनरल फॉर्मूला डिराइव नहीं कर पाएंगे, इससे आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।